तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। घर की चार दीवारी आदमी को सुरक्षा देती है, पर साथ ही उसे एक सीमा में बांधती भी है। स्कूल, कॉलेज जहाँ व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास करते हैं, वहीं नियम कायदे और अनुशासन के नाम पर उसके व्यक्तित्व को कुंठित भी करते हैं। बात यह है बंधु कि हर बात का विरोध उसके भीतर ही रहता है। ये सारी बातें जो हैं, ये कहानी स्वयं तन्नू ही कह रही है। ये सब मैं किसी किताब के उदाहरण नहीं पेश कर रही। ऐसी भारी भरकम किताबें पढ़ने का तो मेरा बूता ही नहीं। ये तो उन बातों और बहसों के टुकड़े हैं जो रात दिन हमारे घर में हुआ करती है। हमारा घर यानी बुद्धिजीवियों का अखाड़ा। यहाँ सिगरेट के धुएं और कॉफ़ी के प्यालों के बीच बातों के बड़े बड़े तुमार बांधे जाते हैं। बड़ी बड़ी शाब्दिक क्रांतियाँ की जाती हैं। इस घर में काम कम और बातें ज़्यादा होती हैं। मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, पर अपने घर से यह लगता ज़रूर है कि बुद्धिजीवियों के लिए काम करना शायद वर्जित है। मातुश्री अपने 3 घंटे की तफरीह नुमा नौकरी बजाने के बाद मुक्त। थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बाद जो समय बचता है, वह या तो बात बहस में जाता है या फिर लेट लगाने में। उनका ख्याल है कि शरीर के निष्क्रिय होते ही मन मस्तिष्क सक्रिय हो उठते हैं, और वे दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे अपना मन मस्तिष्क ही सक्रिय बनाए रखती हैं। पिताश्री और भी 2 कदम आगे। उनका बस चले तो वे नहाए भी अपने मेज पर ही। जिस बात की हमारे यहाँ सबसे अधिक कताई होती है, वह है आधुनिकता। पर जरा ठहरिए, आप आधुनिकता का गलत अर्थ मत लगाइए। यह बाल कटाने और छुरी कांटे से खाने वाली आधुनिकता कतई नहीं है। यह है ठेठ बुद्धिजीवियों की आधुनिकता। यह क्या होती है सो तो ठीक ठीक मैं भी नहीं जानती, पर हाँ, इसमें लीक छोड़ने की बात बहुत सुनाई देती है। आप लीक को दुलत्ती झाड़ते आइए, सिर आंखों पर लीक से चिपक कर आइए और दुलत्ती खाइए। बहसों में यूँ तो दुनिया जहान के विषय पीसे जाते हैं, पर एक विषय शायद सब लोगों का बहुत प्रिय है, और वह है शादी। शादी यानी बर्बादी। हल्के फुल्के ढंग से शुरू हुई बात एकदम बौद्धिक स्तर पर चली जाती है। विवाह संस्था एकदम खोखली हो चुकी है। पति पत्नी का संबंध बड़ा नकली और ऊपर से थोपा हुआ है, और फिर धुआंधार ढंग से विवाह की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। इस बहस में अक्सर स्त्रियाँ एक तरफ हो जाती हैं और पुरुष एक तरफ, और बहस का माहौल कुछ ऐसा गर्म हो जाया करता कि मुझे पूरा विश्वास हो जाता कि अब ज़रूर 1-2 लोग तो तलाक दे ही बैठेंगे। पर मैंने देखा कि ऐसा कोई हादसा कभी नहीं हुआ। सारे ही मित्र लोग अपने अपने ब्याह को खूब अच्छी तरह तह समेट कर उस पर जमकर आसन मारे बैठे हैं। हाँ, बहस की रफ्तार और टोन आज भी वही है। अब सोचिए कि ब्याह को कोसेंगे तो फ्री लव और फ्री सेक्स को तो पोसना ही पड़ेगा। इसमें पुरुष लोग उछल उछल कर आगे रहते हैं, कुछ इस भाव से मानो बात करते हैं कि इसका आधा सुख तो वे ले ही लेंगे। पापा खुद बड़े समर्थक। पर हुआ यूँ कि घर में हमेशा चुप चुप रहने वाली दूर दराज की एक दीदिया ने बिना कभी इन बहसों में भाग लिए ही इस पूरी तरह अमल कर डाला। तो पाया कि सारी आधुनिकता आधम। वो तो फिर मम्मी ने बड़े सहज ढंग से सारी बात को संभाला और निरर्थक विवाह के बंधन में बांधकर दिदिया का जीवन सार्थक किया। हालांकि यह बात बहुत पुरानी है और मैंने तो बड़ी दबी ढकी जुबान से इसका जिक्र ही सुना है। वैसे पापा मम्मी का भी प्रेम विवाह हुआ था। यह बात बिल्कुल दूसरी है कि होश संभालने के बाद मैंने उन्हें प्रेम करते नहीं, केवल बहस करते ही देखा है। विवाह के पहले अपने इस निर्णय पर मम्मी को नाना से भी बहुत बहस करनी पड़ी थी, और बहस का यह दौर बहुत लंबा भी चला था शायद। इसके बावजूद यह बहस विवाह नहीं, प्रेम विवाह ही है, जिसका जिक्र मम्मी बड़े गर्व से किया करती हैं। गर्व विवाह को लेकर नहीं, पर इस बात को लेकर है कि किस प्रकार उन्होंने नाना से मोर्चा लिया। अपने और नाना के बीच हुए संवादों को वे इतनी बार दोहरा चुकी हैं कि मुझे वे कंठस्थ से हो गए हैं। आज भी जब वे उसकी चर्चा करती हैं तो लीक से हटकर कुछ करने का संतोष उनके चेहरे पर झलक उठता है। बस ऐसे ही घर में मैं पल रही हूँ, बड़े मुक्त और स्वच्छंद ढंग से, और पलते पलते एक दिन अचानक बड़ी हो गई। बड़ी होने का यह एहसास मेरे अपने भीतर से इतना नहीं फूटा जितना बाहर से। इसके साथ भी एक दिलचस्प घटना जुड़ी है। हुआ यूँ कि घर के ठीक सामने एक बरसाती है, एक कमरा और उसके सामने फैली छत। उसमें हर साल 2-3 विद्यार्थी आकर रहते। छत पर घूम घूम कर पढ़ते, पर कभी ध्यान ही नहीं गया। शायद ध्यान जाने जैसी मेरी उम्र ही नहीं थी। इस बार देखा कि वहाँ 2 लड़के आए थे
थे तो वे दो ही, पर शाम तक उनके मित्रों का एक अच्छा खासा जमघट हो जाता और सारी छत ही नहीं सारा मोहल्ला तक गुलजार। हंसी मजाक, गाना बजाना और आसपास की जो भी लड़कियां उसकी नज़र के दायरे में आ जाती उन पर चुटीली फप्तियाँ। पर उनकी नज़रों का असली केंद्र हमारा घर, और स्पष्ट कहूँ तो मैं ही थी। बरामदे में निकलकर मैं कुछ भी करूं, उधर से एक न एक रिमार्क हवा में उछलता हुआ टपकता और मैं भीतर तक थरथरा उठती। मुझे पहली बार लगा कि मैं हूँ, और केवल हूँ ही नहीं, किसी के आकर्षण का केंद्र हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो अपने होने का यह पहला एहसास बड़ा रोमांचक लगा, और अपनी ही नज़रों में मैं नई हो उठी, नई और बड़ी। अजीब सी स्थिति थी। जब वे फप्तियाँ कसते तो मैं गुस्से से भन्ना जाती। हालांकि उनकी फप्तियों में अशिष्टता कहीं नहीं थी तो केवल मन को सहलाने वाली एक चुहल। पर जब वे नहीं होते या होकर भी आपस में ही मशगूल रहते तो मैं भी प्रतीक्षा करती रहती कि एक अनाम सी बेचैनी भीतर ही भीतर कसमसाती रहती। आलम यह है कि हर हालत में ध्यान वहीं अटका रहता और मैं कमरा छोड़कर बरामदे में ही टंगी रहती। पर इन लड़कों के इस हल्ले गुल्ले वाले व्यवहार ने मोहल्ले वालों की नींद जरूर हराम कर दी। हमारा मोहल्ला यानी हाथरस खुर्जा के लालाओं की बस्ती, जिनके घरों में किशोरी लड़कियां थी, वे बाहें चढ़ा चढ़ा कर दांत और लात तोड़ने की धमकियां दे रहे थे, क्योंकि सबको अपनी लड़कियों का भविष्य खतरे में जो दिखाई दे रहा था। मोहल्ले में इतनी सरगर्मी और मेरे मम्मी पापा को कुछ पता ही नहीं। बात असल में यह है कि इन लोगों ने अपनी स्थिति एक द्वीप जैसी बना रखी है, सबके बीच रहकर भी सबसे अलग। एक दिन मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, ये जो सामने लड़के आए हैं, जब देखो तब मुझ पर रिमार्क पास करते हैं। मैं चुपचाप नहीं सुनूंगी, मैं भी यहाँ जवाब दूंगी। कौन लड़के? मम्मी ने आश्चर्य से पूछा। कमाल है मम्मी, मम्मी को कुछ पता ही नहीं। मैंने कुछ खीज और कुछ पुलक के मिले जुले स्वर में सारी बात बताई, पर मम्मी पर कोई विशेष प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। बताना कौन है ये लड़के? बड़े ठंडे लहजे में उन्होंने कहा और फिर पढ़ने लगे। अपना छेरा जाना मुझे जितना सनसनीखेज लग रहा था, उस पर मम्मी की ऐसी उदासीनता मुझे अच्छी नहीं लगी। कोई और माँ होती तो फेंटा कसकर निकल जाती और उनकी सात पुस्तों को ताड़ देती, पर माँ पर जैसे कोई असर ही नहीं। दोपहर ढले लड़कों की मजलिस छत पर जमी तो मैंने मम्मी को बताया, देखो ये लड़के हैं जो सारे समय इधर देखते रहते हैं और मैं कुछ भी करूं उस पर फप्तियाँ कसते हैं। पता नहीं मेरे कहने में ऐसा क्या था कि मम्मी एकटक मेरी ओर देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। थोड़ी देर तक छत वाले लड़कों का मुआयना करने के बाद बोली, कल शाम को इन लोगों को चाय पर बुला लेते हैं और तुमसे दोस्ती करवा देते हैं। मैं तो अवाक। तो तुम इन्हें चाय पर बुलाओगी? मुझे जैसे मम्मी की बात पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे यह तो हमारे ज़माने में होता था कि मिल तो सकते नहीं, बस दूर से ही फप्तियाँ कस कस कर तसल्ली करो। अब तो ज़माना बदल गया है। मैं तो इस विचार मात्र से ही पुलकित लगा, माँ सचमुच कोई ऊंची चीज़ है। ये लोग हमारे घर आएंगे और मुझसे दोस्ती करेंगे। एकाएक मुझे लगने लगा कि मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे किसी न की दोस्ती की सख्त आवश्यकता है। इस मोहल्ले में मेरा किसी से विशेष मेलजोल नहीं और घर में केवल मम्मी पापा के दोस्त ही आते हैं। दूसरा दिन मेरा बहुत ही संशय में बीता। पता नहीं मम्मी अपनी बात पूरी भी करती हैं या यूं ही रौ में कह गई और बात ख़त्म। शाम को मैंने याद दिलाने के लिए ही कहा, मम्मी तुम सचमुच ही इन लड़कों को बुलाने जाओगी? शब्द में मेरे यही थे, वरना भाव तो था कि मम्मी जाओ ना प्लीज़। और मम्मी सचमुच ही चली गई। मुझे याद नहीं मम्मी 2-4 बार से अधिक मोहल्ले में किसी के घर गई हों। मैं सांस रोककर उनके लौटने की प्रतीक्षा करती रही। एक विचित्र सी थिरकन मैं अंग प्रत्यंग में महसूस कर रही थी कि कहीं मम्मी साथ ही लेती आई तो, कहीं वे मम्मी से भी बदतमीजी से पेश आए तो। पर नहीं, वे ऐसे लगते तो नहीं हैं। कोई घंटे भर बाद मम्मी लौटी, बेहद प्रसन्न। मुझे देखते ही उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें अभी तक तो लोग अपने अपने घरों में ही ऐसे ही उनके लात दांत तोड़ने की धमकी दे रहे थे और मैं जैसे सीधे घर ही पहुंच गई उनकी हड्डी पसली एक करने पर। फिर तो इतनी खातिर की बेचारों ने कि बस, बड़े ही स्वीट बच्चे हैं, बाहर से आए हैं, हॉस्टल में जगह नहीं मिली इसलिए कमरा लेकर रह रहे हैं, शाम को जब पापा आएंगे तब बुलवा लेंगे। प्रतीक्षा में समय इतना बोझिल होता जाता है, यह भी मेरा पहला अनुभव था। पापा आए तो मम्मी ने बड़ी उमंग कर उन सारी बात बताई। सबसे कुछ अलग करने का संतोष और गर्व उनके हर शब्द में से जैसे छलक पड़ रहा था।
पापा ही कौन पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सुना तो वे भी प्रसन्न। बुलाओ लड़कों को, अरे खेलने खाने दो और मस्ती मारने दो बच्चों को। मम्मी पापा को अपनी आधुनिकता तुष्ट करने का एक ज़ोरदार अवसर मिल रहा था। तो गाइस, इसके आगे की जो कहानी है वो मैं आप लोग अगर पसंद कर रहे हैं इस कहानी को, तो मैं आगे का पार्ट दूसरी वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि ये थोड़ी लंबी कहानी हो जाएगी अगर मैं एक में ही सबको समेट दूँ तो। ठीक है, फिर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आती हूँ वो आप लोगों के पास पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।